हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 वाटर मतलब कि पानी। और पानी के बारे में बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिख रखा है लर्निंग आउटकम्स में। कंपोजिशन ऑफ वाटर, बनता कैसे है पानी। स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सारे स्टेट्स में पाया जाता है पानी। चेंज ऑफ स्टेट, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे करते हैं। आगे है वाटर साइकिल क्या होती है, मतलब कि समुद्र से पानी धूप से उड़कर जो है आसमान में बादल बन जाते हैं, फिर वो बादल बरसता है पानी जो है मतलब पहाड़ों पे, फिर वो नदियां बहते हैं वापस, वो सारा पानी समुद्र में ही मिल जाता है, तो इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं, समझेंगे डिटेल में। सोर्सेज ऑफ वाटर आपको पता ही है, मतलब कि झील, तालाब, कुएं, नदियां, समुंदर, ये सारे क्या होते हैं, ये सब सोर्सेज है पानी के। आगे है वाटर डिजास्टर्स, मतलब पानी से क्या क्या डिजास्टर्स आ सकते हैं। देखिए पानी के अंदर आपका साइक्लोन्स वगैरह आता है समुद्र में, ठीक है, सुनामी आ जाती है, तो कभी आपका बाढ़ आ जाती है, ये सारी हैं वाटर के डिजास्टर्स। आगे है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाना क्यों जरूरी है। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि वाटर एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। लगभग धरती का 70% सरफेस जो है पानी से कवर हुआ हुआ है, और इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। पानी कहाँ होता है आपको पता ही है, पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में, रिवर्स में, क्लाउड्स में, सॉइल में, और हर तरफ लगभग पानी आपको मिल ही जाता है। हवा के अंदर भी है बहुत सारा पानी। तो कंपोजिशन ऑफ वाटर में पहले देख लेते हैं। वाटर इज सिंपल कंपाउंड हैविंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये चीज आपको अभी से पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में कोई भी चीज बनी है ना जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब कि जिस भी चीज को आप छू रहे हैं, जो मास का है, कुछ ही मैटर का बना हुआ है, मतलब ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है मान लीजिए, तो वो किसी चीज का ही बना है, किसी छोटे छोटे कणों का या छोटे छोटे टुकड़ों का। तो ये होते हैं आपके कुछ गिने चुने हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट अमाउंट है वो टुकड़ों की। कुछ खास तरह के ही पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। कितने पाए जाते हैं? लगभग 118 तरह के, ठीक है। और 118 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा कम ही है, लगभग 80-90 के आसपास है लगभग, जो हमें दिखते हैं आमतौर पे सब्सटेंसेस। उसमें से कुछ होते हैं आपके मेटल्स, तो कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स के एग्जांपल आपको बताइए, जैसे आयरन है, या कॉपर है, निकल है, अ, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मेटल के एग्जांपल। नॉन मेटल आपको पता ही है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, या फिर हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब क्या है आपका नॉन मेटल हो गया, या फिर कार्बन हो गया, ये सब नॉन मेटल है। और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जो कि इन दोनों के बीच के होते हैं। पर ले देकर सब कुछ इतना ही है, जिसे एक टेबल के अंदर डाल दिया गया, या फिर कहते हैं एक चार्ट के अंदर डाल दिया गया, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक टेबल। ये सब आप हायर क्लासेस में ठीक से अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की चीजें बनी हुई हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, फिर कोई प्योर चीजें मिल जाती है, जैसे लोहे, लोहा है, कीलें मिल जाती हैं डायरेक्ट प्योर लोहे की बनी हुई, ठीक है। तो ये चीजें हमें आमतौर पे मिल जाती हैं, सारे सब्सटेंस हमेशा यही मिलता है। किसी भी चीज को अगर आपने देखा है ना, छुआ है, टच करा है, या मतलब महसूस कर पाए, वो सारी चीजें किसी न किसी सब्सटेंस की बनी हुई हैं। इन्हीं में से किसी किसी सब्सटेंस के मिक्सचर है, या फिर वो प्योर है। तो इसी में से बता रहे हैं हाइड्रोजन, सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, एच से डिनोट किया था हाइड्रोजन के, ऐसे 2 एटम जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को, इस तरफ है कुछ, है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 आपके हाइड्रोजन के एटम है, तीनों मिलकर बना देते हैं एक पानी का मॉलिक्यूल। और ऐसा पानी के अरबों खरबों मॉलिक्यूल आपके ग्लास में भी होता है पानी के, और मतलब समुद्र में कितना होंगे इसका तो अंदाजा आप खुद ही लगा लिए। बोले दैट आर बॉन्डेड टुगेदर डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी वाटर हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टीज। बोलने के तीनों जो एटम आपस में बॉन्ड हुए मतलब के जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है पानी का, पर इसकी बहुत सारी खासियतें होती हैं। वाटर इज वन ऑफ द फ्यू सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कि कुछ ही ऐसे सब्सटेंस है धरती के ऊपर जो कि तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोहा देखिए, लोहे को तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाते हैं, हाँ सही बात है। हाँ, नमक को देख लिया, ऐसा नमक है ना, नमक जो है आपको सॉलिड में पाया जाएगा या फिर गैस में पाया जाएगा, ठीक है। गैस में भी आपने महसूस नहीं करा होगा, पर होता है नमक, गैस में भी हो सकती है, पर लिक्विड में नहीं पाया जाएगी। आप उसे गर्म करके पिघलाने की कोशिश करिए, पिघलेगा ही नहीं। या फिर लकड़ी देख लिए, लकड़ी को आप जलाइए, गर्म करेंगे ना, तो या तो वो जल के आग लग के वो हवा ही बनेगी, मतलब सब्लाइम हो जाएगा, वो गैस बन जाएगी, या फिर वो जो है लकड़ी रहेगा, सॉलिड रहेगा, वो लिक्विड में नहीं होगा। ऐसी बहुत सारे सब्सटेंस है, वो होते ही नहीं बीच का, मतलब कोई ना कोई सब जो है फेज वो शो ही नहीं करते। या तो गैस शो नहीं करते, तो कभी सॉलिड शो नहीं करते, तो कभी लिक्विड शो नहीं करते। पर ये आपका बहुत अनोखी चीज है, तीनों चीज शो करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे बोल रहे हैं, और क्या आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर खाली 3 ही नहीं होते, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी कई सारे मैटर के स्टेट्स होते हैं। मैटर का स्टेट मतलब कि मैटर किस हाल में है, ठीक है, बहुत सारे हालों में हो सकता है। इसके अलावा अगर 3 स्टेट्स के अलावा की बात करें तो प्लाज्मा है जो कि सूरज के अंदर होता है, और आपका जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है जो कि
अलग तरह का स्टेट है मैटर का, और भी कई सारे हैं, ठीक है, 15-20 तरह के अलग अलग तरह के स्टेट्स, पर अभी उसके बारे में अभी जानकारी हम हासिल कर ही रहे हैं। आगे देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वेस्ट, अर्थ वाटर, ठीक है, पानी जो है अर्थ के ऊपर किस किस तरह से बटा हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। 70% of Earth's surface is covered by water. This may cause you to ask, if there is so much water, why are people so concerned about protecting it? आप सोच रहे होगे अगर इतना सारा पानी है, 70% अगर कवर कर रखा है अर्थ को पानी ने, तो पानी को इतना बचाने की बात क्यों होती है? पानी को तो खर्च करो खुलेआम। This is because about 97% of the total available water is salt water, मतलब कि लगभग 97% हिस्सा, 97% पार्ट जितना भी हमारे पास पानी अवेलेबल है वो सब है खारा पानी। खारे पानी को हम पी नहीं सकते, वो हमारे लिए पी लिया तो वो जहर की तरह एक तरह से मर जाएगा इंसान, तो वो तो हमारे लायक है नहीं इस्तेमाल करने के लिए, उससे तो आप कपड़े भी नहीं धो सकते। तो बचा कितना, सिर्फ 3% जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है पानी को बचाओ, मतलब कि फ्रेश वाटर को बचाओ। समुद्र के पानी को तो जितना बर्बाद करना है कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। दिस इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऑल द अर्थ्स वाटर ओनली 2.8% इज फ्रेश पोर्टेबल water. If this already small amount, approximately 77% is locked in ice sheets and glaciers, and therefore it is not readily available for human use. अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी, बोले कि सिर्फ 2.8% ही हमारे लिए पीने लायक फ्रेश वाटर, जिसका भी 77%, ये लगभग 3% से भी कम है, और उसका भी 77% कहाँ पे है हमारे पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए है नहीं। ये आपका अंटार्कटिका वगैरह के जो है ना आइस ग्लेशियर्स में छुपा हुआ है। तो वहां पे मतलब छुपा हुआ है क्या, वहां पे रखा हुआ, वहां से लेकर कौन आएगा भाई, वहां पे ट्रेवल करने कौन जाएगा सब पानी लेने के लिए? तो ये मुसीबत है। अब सोचिए बचा कितना, ले दे के 1% से भी कम पानी रह गया हमारे पास इस्तेमाल के लिए। द टाइनी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अर्थ्स वाटर इज लॉक्ड इन located in lakes, rivers and underground water, ठीक है। फर्दर 17.2% of remaining water is underground water, ठीक है। ये 2.8% का जो फ्रेश वाटर था उसमें 17.2% जो आपका अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, 77% तो ग्लेशियर्स में, और बाकी सारा नदियों में और तालाबों में। आगे बोले स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी जो है किस किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, जैसे कि आइस जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ग्लेशियर्स वगैरह में पाई जाती है, माउंटेन के ऊपर पाई जाती है, आपके फ्रिज में ही पाई जाती है। आगे बोल रहे हैं एज लिक्विड, लिक्विड तो आपको बताइए ओशंस में, लेक्स में, हर तरफ पाया जाता है आपके पानी के ग्लास में। एज गैस, गैस में कहाँ, हवा के अंदर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस स्टेट में हमेशा पाया जाता है पानी, ठीक है। उसी को तो बोलते हैं हम कि हवा में ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा, मतलब कि पानी है बहुत ज्यादा। जैसे राजस्थान में बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत कम है, मतलब हवा के अंदर पानी बड़ा कम है, वहां पे रूखी हवा है काफी। आगे बोल रहे हैं चेंजेस ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज करता है भाई, जैसे हीटिंग करते हैं आप, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, इफ आइस मतलब कि सॉलिड स्टेट जो होता है उसे आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसे और हीट करेंगे मतलब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मेल्ट, ठीक है। मेल्टिंग बोल देते हैं इस चीज को, पिघल जाने को, सॉलिड से लिक्विड बन जाने को मेल्ट हो जाएगा। आगे बोले वाटर मतलब कि लिक्विड स्टेट कैन चेंज इनटू वाटर वेपर, मतलब कि गैस में चेंज हो सकता है हीटिंग और ज्यादा करने से, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को, जब लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, उड़ जाना, हवा में उड़ जाना गर्म करने की वजह से। यही तो होता है, सूरज की धूप की गर्मी से क्या होता है, समुद्रों में से पानी इवेपोरेट हो जाता है और बादल बन जाते हैं, फिर वो बरसता है जाके कंडेंसेट होके कहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर, फिर नदियां बह जाती हैं, फिर वापस वो जाके समुद्र में मिल जाता है, इसी इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। इफ वाटर मतलब कि लिक्विड इज हीटेड अंटिल इट बॉइल्स, इट चेंजेस टू वाटर वेपर गैस वेरी क्विकली, दिस वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है उबल जाता है। अच्छा, पानी को उबालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको गैसेस स्टेट में उसे चेंज करना है ना, तो डायरेक्ट उबालने की जरूरत नहीं, आप उसे ऐसी पड़ा रहने दीजिए, हवा जो अपने आप ही उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, इसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन के लिए गर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कूलिंग, कूलिंग क्या होती है भाई आपको बताइए, कि ठंडा करना की चीज को बोल रहे हैं कि अगर गैस है, गैस को आप ठंडा करते हैं ना, करते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है लिक्विड। उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके घर में जो है कोई पानी की बोतल है, उसे आपने बाहर निकाल के रखा फ्रिज से, ठीक है। पानी की बोतल थी बहुत ही ठंडी, आसपास की हवा के अंदर जो भी पानी के मॉलिक्यूल थे वो सब इकट्ठा कर लिए इसने, और ये कंडेंसेट हो गया। देखा होगा आपने, जिस जगह पे बिस्तर वगैरह पे आप रखेंगे पानी की बोतल को, वो नीचे गीला हो जाएगा, कैसे कंडेंसेट कर देता है वो आसपास की हवा को ठंडा करके। तो इसको बोलते हैं कूलिंग। कूलिंग होने के बाद कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन मतलब कि लिक्विड में चेंज होना हवा के अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स का, समझ गए। और ऐसे ही होता है आपका जो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है कि अब तो आपका जो है वो कोई लिक्विड है बना हुआ, उस लिक्विड को और आप ठंडा करते ये फ्रीजिंग हो जाएगी, वो जम जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि आइस है, आप गर्म करेंगे इसे लिक्विड बन जाएगा, और गर्म करेंगे तो वेपर बन जाएगा, मतलब कि गैस बन जाएगी। और
क्या कहते हैं, अगर कोई गैस है, गैस को आप ठंडा करेंगे बहुत ज्यादा तो वो फिर लिक्विड में आ जाएगा, और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में आ जाएगा। बस बेसिक सा स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। और ऐसा होता है इसलिए ना कि आप जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसके मतलब ये चीज है, इसके अंदर होंगे बहुत सारे एटम। जब आप गर्म करते हैं ना, तो ये इसके एटम्स जो है ना थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और ढीले होकर क्या हो जाते हैं, ये लिक्विड बन जाता है। और ज्यादा इसे गर्म करते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्म करते आते तो इसके जो है ना मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर हो जाते हैं, फिर वो गैस बन जाती है। गैस कुछ भी नहीं है, सेम ये सॉलिड ही चीज है, बस इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए हैं, या कहें तो एटम्स बहुत दूर दूर हो गए हैं, बस वो गैस दिख रहा है आपको। ठीक है। आगे बोल रहे हैं, अच्छा ये चीज भी देख रखी है इन्होंने कि जब आपका गैस से कोई चीज लिक्विड बनती है उसको कंडेंसिंग बोल देते हैं, या फिर कंडेंस स्टेट में आ जाना बोल देते हैं। और अगर कोई जो है लिक्विड से सॉलिड होती है उसको फ्रीजिंग बोल देते हैं, या फ्रीज हो जाना बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर, बोले कि 2 कप लिखिए, एक कप को आप धूप में रख दीजिए पानी के साथ थोड़ा भर के, और थोड़े दूसरे कप को जो है ना छांव में रख दिए थोड़ा सा कप भर के, तो आप देखेंगे सनलाइट में होगा ना थोड़ा ज्यादा खाली हो चुका होगा थोड़ा टाइम बाद। होता है, इवेपोरेशन थोड़ी जल्दी होती है जब सनलाइट पड़ती है, तो घर के अंदर कम होती है। आप भी देखते हैं धूप में आप कपड़े सुखाएंगे जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा उसमें सारी पानी, और अगर छांव में सुखाएंगे तो काफी टाइम लग सकता है। आगे बोले, डू यू नो फॉर अ कैबेज सीड टू ग्रो इन अ कैबेज about 25 liter of water is required for growing 1 kilogram of wheat, about 1500 liters of water is required for growing 1 kg of rice, about 4500 liters of water is required। सोचिए जरा कितना कितना पानी लग रहा है कैबेज को उगाने में, 25 लीटर पानी लग रहा है। 1 किलो गेहूं उगाने के लिए जिससे कि आटा बनता है उसके लिए 1500 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो चावल उगाने के लिए सबसे ज्यादा 4500 लीटर पानी लगता है। इतना इतना पानी इस्तेमाल होता है हमारे लिए, मतलब चीजों को उगाने के लिए। आगे बोल रहे हैं, वाटर साइकिल मतलब कि खाना बर्बाद हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पानी में बर्बाद हो रहा है साथ में बहुत ज्यादा। आगे बोल रहे हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यही चीज सेम। ये रहा समुंदर, समुंदर में से इवेपोरेशन हुई, बादल बन गए, फिर बादल बने तो आगे जाकर कंडेंस हो गए। वो कंडेंस मतलब कि कहीं पे यहाँ तो गर्मी थी काफी ज्यादा, आगे थोड़ा बढ़ते हुए चले गए, और पहाड़ी इलाके होते हैं ना काफी ठंडे होते हैं, तो वहां पे ठंडे होने की वजह से ये जो गैस थी वो लिक्विफाई हो गई, लिक्विफाई हुई तो बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये फिसलते हुए पहाड़ों से आ गया सारा पानी समुद्र के अंदर। बस इसी को बोल देते हैं हम वाटर साइकिल, और कुछ नहीं होता वाटर साइकिल। ठीक है। आगे बोले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। अच्छा ये पानी जो कंडेंस हो जाना है ना, इस कंडेंस हो जाने को हम प्रिसिपिटेशन भी बोल देते हैं, पानी का प्रिसिपिटेट हो जाना। ठीक है। आप किसी भी चीज को इकट्ठा होने को, किसी आमतौर पर किसी केमिकल को या पानी को या किसी भी लिक्विड चीज को इकट्ठा हो जाने को ना हम आमतौर पर बोल देते हैं, लिक्विड हो या सॉलिड चीज हो उसके कहीं पे भी इकट्ठा हो जाने को हम प्रिसिपिटेशन बोल देते हैं। कई बार उसे कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, कई बार उसे एग्रीगेशन भी बोल देते हैं, और कई बार उसे एक्यूमुलेशन भी बोल देते हैं। ये सारे वर्ड किसी भी चीज को इकट्ठा हो जाने के लिए होते हैं। ठीक है। और भी कई सारे वर्ड होते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहे मेरे। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज के लिए बहुत जरूरी है, वरना नदियां कैसे बहेंगी और तालाब कैसे भरेंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। ठीक है। आगे बोल रहे हैं, इट मेंटेन्स ग्लोबल क्लाइमेट, इससे जो है मौसम मेंटेन रहता है। आगे बोले इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये तो पता ही है, इवेपोरेशन होती है क्लाउड बनते हैं। इट मेंटेन्स रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, पानी मिलता रहता है सबको। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्नोफ्लेक्स इन पोलर रीजन्स, जैसे पोलर रीजन है बहुत सारा सर्दी वाली एरिया, वहां पर जो है बर्फ गिरती है, इन्हीं की वजह से गिरती है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन, ये चीज उन्होंने 2 बार लिख दिया ना, क्लाउड बनना रेन होना, मतलब हाँ एक ही थोड़ा सा लगे। ठीक है, बारिश होती है इन्हीं की वजह से। आगे बोले, डू यू नो कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो है धूप जो है गिरती है उससे थोड़ी सी गर्मी मिलती है इसको, पानी को जो समुद्र के अंदर होता है, और समुद्र क्या हर तरफ, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो चाहे आपके घर के बाहर पानी पड़ा हुआ हो, या चाहे अपने कपड़ा सुखाने के लिए हो, वो सब जो है धूप की वजह से जो उड़ जाता है हवा के अंदर। धूप नहीं भी पड़े तो पानी सोख लेता है उसे, ह्यूमिडिटी को अपने कम हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे पानी पानी को, जिसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेट होकर सारा पानी जो है ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ऊपर जो है ना ऊंचाई पे जरा जमीन से ठंडा होता है काफी एरिया, तो ठंडे रीजन में जाकर सब एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कहीं तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है, कहीं तो कंडेंस शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेशन, जो भी कहना चाहे, मैंने अभी 3-4 वर्ड बताया था ना, वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है पानी बहुत ज्यादा तो भारी भारी आपको क्लाउड्स दिखते हैं, और जहाँ पे बहुत ज्यादा भारी हो गया पानी मतलब बादल, तो फिर पानी गिरने लग जाता है इसमें से, जिसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। आगे बोल रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं, एक तो सरफेस वाटर, ठीक है, जैसे कि आपका रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर ऊपर सरफेस वाटर है, ऊपर गिर गया। और क्या है आपका सी वाटर। सी वाटर आपको पता ही है क्या चीज होती है,
सी वाटर आपको क्या कहते हैं, मतलब के समुद्र के पानी को सी वाटर बोल देते हैं। ये भी सरफेस पे है ना, ऊपर है, ऊपर ऊपर अंडरग्राउंड वाटर होता है एक, और एक होता है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर पे देखिए सी वाटर, सेम ही चीज है। आगे बोल रहे हैं रिवर वाटर, मतलब कि नदियों का पानी। क्या होता है कि बारिश होती है पहाड़ों पे और वो बहता हुआ पानी चले आता है, रिवर्स बना लेता है, और रिवर्स बनाने के बाद जो है वो सारे रिवर्स फ्लो होते हुए चले जाते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है। अ, आगे जो है रिवर वाटर को एक बार पढ़ाया था मैं। द रेन वाटर रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड गोज इनटू ड्रेन्स, then to ponds, rivers, ponds, streams, rivers, and lakes. River water dissolves many type of impurities and in some soluble salts. If it is to be used for drinking purpose, it has to be filtered and purified before use. बोल रहे हैं कि आप ना डायरेक्ट रिवर का पानी नहीं पी सकते, थोड़ा गंदा होता है। अगर बहुत साफ रिवर है, बिल्कुल अभी अभी बारिश हुई है और वहीं से ही वो गिरता हुआ आ रहा है पानी, तब तो पी भी सकते हैं। पर आगे अगर बहता हुआ चला जाता है ना, बहुत सारे पत्थर होते हैं, मतलब उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं अलग अलग तरह के, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और बहुत सारी गंदगी होती है रास्ते में, कितने सारे एनिमल्स होते हैं, उन्होंने क्या किया उसी के अंदर बहा दिया होता है। और भी बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से जो है ना, जिस भी शहर से निकलता है वो शहर जो है अपना सारा डंप वगैरह कर देते हैं नदियों के अंदर। तो मतलब जितना भी सीवेज है, मतलब जो कचरा वगैरह होता है शहर का, जो टॉयलेट वगैरह, वो सब कहाँ जाता है? वो सब नदियों में तो जाता है, सब नदियों में बहा देते हैं और सब समुद्र में इकट्ठा हो रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है एनवायरनमेंट के लिए। तो हम ऐसे पी नहीं सकते पानी, फिलहाल तो नहीं पी सकते किसी भी नदी का। आगे बोल रहे हैं लेक वाटर। लेक वाटर आपको पता है झील को बोल देते हैं, आगे तो तालाब को बोल देते हैं। लेक वाटर डिजोल्व लेस अमाउंट ऑफ डिजोल्व मिनरल्स देन वेल वाटर। कुएं के पानी से थोड़ा जो है कम इसके अंदर मिनरल्स होते हैं तालाब के पानी में। ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, मतलब कि उसके अंदर अलग अलग तरह के मेटल्स का मिक्स हो जाना है, या फिर जो है किसी तरह के अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, एलिमेंट्स का मिक्स हो जाना। जो मैंने बताया था ना, पीरियडिक टेबल के अंदर बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर मिक्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए कुछ तो फायदेमंद होते हैं और कुछ फायदेमंद नहीं होते। तो यही मिनरल्स जो है ज्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं किसके अंदर, कुएं के पानी के अंदर, क्योंकि जमीन के अंदर ज्यादा गहराई से निकलता है ना अंडर वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में ओवरऑल देखा जाता है कि मिनरल्स हैं, जबकि ऊपर सतह पे जो पानी है लेक का, उसमें इतना नहीं होता ये सारे क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो however it contains more quantity of organic matter। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, मतलब कि जीवन ज्यादा होता है इसके अंदर, मतलब मछलियां ज्यादा होंगी इसके अंदर ग्राउंड वाटर से, और बाकी जीव जंतु, एल्गा, और जो मूंगा चट्टान नहीं, मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह, वो सब ज्यादा होंगे इसके अंदर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे का पानी। ठीक है। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि वेल वाटर, मतलब कुएं का पानी बहुत ज्यादा गहराई पे आप गट्टा खोदेंगे ना किसी भी जगह पे दुनिया में, तो ज्यादातर जगह पे आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलता। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, जितना भी खोद लें आप। तो उसका बहुत नीचे खोदेंगे तो आपको लावा जरूर मिल जाएगा कई किलोमीटर नीचे आके दूर, पर पानी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे ट्रैप हुआ रहता है पानी, तो वहां पे आपको मिल जाता है। मतलब दोनों चीजें हैं, कहीं पे होता है तो कहीं पे नहीं होता अंडरग्राउंड वाटर। जहाँ पे होता है वहां पे बहुत अच्छी बात है। और तो यही है, कुआं आप वहां पे खोदेंगे तो नीचे से पानी निकलेगा, तो इसी को बोल देते हैं वेल वाटर। और उसके बाद स्प्रिंग वाटर, तो आपको ऐसा है कि कोई कोई सी जगह होती है जमीन की, वो फाड़ कर जो है ना पानी जो है अंदर का प्रेशर से बाहर निकल रहा होता है पानी। तो यहाँ से देखिए ये निकल रहा है अंदर से, एक फट रही है जगह, एक जमीन का एक हिस्सा, और अंदर से पानी पानी निकल रहा है, वो बहता हुआ आगे जा रहा है, नदी से मिल जाएगा आगे आके जरूर किसी ना किसी। तो ये दोनों चीजें होती हैं। देखिए पिक्चर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुआं खोदा और कुआं खोदते 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 यहाँ पर नीचे आया ना, तो ये देखिए अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है आपको, यहाँ से पानी आ जाता है ऊपर, और जो है क्या करते हैं, बाल्टी डाल के निकाल लेते हैं इसके अंदर से पानी। और भी किसी और वजह से गड्ढा खोद सकते हैं, इसमें सबमर्सिबल मोटर वगैरह लगाते हैं ना लोग, तो यहीं से इतना लंबा गड्ढा खोदते हैं और नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। और ये जमीन के नीचे पानी रहता है कहीं कहीं पे फंसा हुआ। वो क्या होता है कि बारिश वगैरह होती है तो जमीन जो है सोख लेता है अपने अंदर पानी, और नीचे जो है पूरा पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं आमतौर पे, वहां पे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। जहाँ पे ज्यादा सड़कें बन जाती हैं, बिल्कुल रोड कंस्ट्रक्शन, घर मकान, और सारे जंगल को हटा वटा देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वहां का अंडरग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश होना बंद हो जाता है, सब बह जाता है, समुद्र में चले जाता है। बहता हुआ सारा नदियों में मिल जाएगा पानी सीवेज से, और फिर साला चले जाएगा आपका पानी वो बारिश का नदियों में, और नदियों से चले जाएगा सारा पानी समुद्र में। तो फिर वो जो अंडरग्राउंड वाटर सब सूख जाता है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है ना, ये सब सूख जाते हैं, और काफी नीचे 200 फीट नीचे गड्ढा खोदने के बाद मिलता है पानी। जबकि अगर आप बात करें गाँव जैसे एरियाओं की, जहाँ पर
जो ज्यादातर जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पे आप 50 फुट भी गड्ढा खोदेंगे तो मिल जाएगा आपको पानी आमतौर पे। एक बार रीड कर लेते हैं जरा, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर दैट इज स्टोर्ड इन पोर्स एंड क्रेविसेस। क्रेविसेस बोलते हैं छोटे छोटे गड्ढों को, ठीक है, गड्ढे या कहें तो कहीं से खाली जगह है अंदर जाने के लिए। पोर्स या फिर क्रेविसेस मतलब के मतलब वही कहीं पे जगह है, सकरा रास्ता अंदर जाने के लिए, पानी के लिए, वहां से पानी जो है सोख लिया जाता है बारिश का। लोकेटेड इन रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर और अंडर वाटर, ठीक है। ऑल अंडरग्राउंड वाटर एंटर्स और इनफिल्ट्रेट्स। इनफिल्ट्रेट करना, किसी चीज के अंदर घुस जाना, ठीक है, फिल्टर को चकमा देके अंदर घुस जाना। फिल्टर क्या है? मिट्टी है, मिट्टी के चकमा देके मिट्टी के अंदर बिल्कुल सोख कर जो है नीचे चला गया, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाया। द ग्राउंड एज प्रिसिपिटेशन और एज सीपेज। Infiltration occurs when precipitation falls to the ground and soaks into the soil. Seepage occurs as surface water slowly leak into the ground. Area of infiltration are also called recharge area because this is where underground supplier आर रिचार्ज। बोलते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है जमीन की जो जो है ना ज्यादा अमाउंट में सोख रही होती है पानी को, बारिश के पानी को, जाहिर सी बात है, और वो सोख कर जो है पहुंचाती है अंडरग्राउंड वाटर को, रिप्लेनिश करती है। तो उन सारी जगहों को हम बोल देते हैं रिचार्ज की जगह, ठीक है, या फिर सप्लायर्स जो कि रिचार्ज कर देते हैं आपके अंडरग्राउंड वाटर को, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ जो है आपका जंगल है, तो पानी कहाँ सूखा जाएगा जमीन के द्वारा? शहर में तो नहीं सोखा जाएगा, वहां पे जमीन है, कंक्रीट है, वो थोड़ी ना सोखता पानी, वो सब नाली में बहा देगा वहां पे, नदियों के रास्ते, समुद्र में। जबकि पेड़ पौधे जहाँ पे होंगे, जहाँ पे जंगल वगैरह होगा, वो सारे जमीन जो है सोख लेगी पानी को और रिप्लेनिश कर देगी नीचे अंडरग्राउंड वाटर को। तो वो क्या कहलाया? आपके रिचार्ज कहलाए। वो सारा रिचार्ज कर रहा है आपके अंडरग्राउंड वाटर को। As water infiltrates into the soil, the force of gravity drives it downward, where it begins to collect and saturate the soil. Saturate मतलब कि पानी इतना भर जाए सॉइल के अंदर कि और सॉइल लेना बंद कर दे पानी। The level of groundwater is called the water table. कि पानी कितना नीचे जाके आपको मिल रहा है जमीन के, उस चीज को बोल देते हैं हम वाटर टेबल, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल, ट्यूब वेल एंड हैंड पंप्स एंड बोरवेल्स। कि अंडरग्राउंड वाटर को आप अलग अलग तरीके से या तो हैंड पंप से निकाल सकते हैं, या फिर मोटर लगा दिए पानी की, सबमर्सिबल मोटर, उससे निकाल लीजिए, या फिर जो कुआं खोद लिए, बहुत सारे तरीके हैं। वेल वाटर आपको बता दिया मैंने, कुएं का पानी, और स्प्रिंग वाटर बता दिया है कि वो एक ओपनिंग से जो है ना जमीन फाड़ के बाहर पानी निकल रहा है, इतना ज्यादा पानी आ गया उसके नीचे प्रेशर के साथ। आगे बोल रहे हैं, व्हाट यू लर्न में, मैच द फॉलोइंग। रेन वाटर, तो रेन वाटर आपका हो जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बिल्कुल साफ सुथरा। जैसा होता है ना उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी को ऊपर ले जाएंगे ना, तो आपका प्लेट जो है, प्लेट ऊपर अगर आपने कोई से लगा रखा है, उसके ऊपर पानी जमा हो जाता है उबले हुए पानी से, तो वो कहते हैं कंडेंस वाटर, ठीक है, कंडेंस हुआ पानी। तो बिल्कुल प्योर होता है वो, ठीक है, साफ सुथरा पानी। वैसे ही आपका इवेपोरेटेड वाटर जो है, जो आप बादल बने और बादल से नीचे गिर रहा है, वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का, बिल्कुल साफ रेन का वाटर, ठीक है। अब हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कोई सी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाली जगह है, तो वो हवा के अंदर ही पॉल्यूशन उसके अंदर मिक्स होकर उसे गलत पानी बनाता है, उसे गंदा पानी बनाता है, पॉल्यूट कर देता है। इसी को हम कई बार एसिड रेन भी बोल देते हैं। आगे बोल रहे हैं, वाटर टेबल। वाटर टेबल आपका क्या है? अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ तक है, उसी को बोलते हैं हम वाटर टेबल, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि सरफेस वाटर। सरफेस वाटर आपका लेक है, लेक सरफेस के ऊपर होता है, जाहिर सी बात है, पानी उसमें। तो वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, पानी का या फिर किसी भी चीज का। सी वाटर क्या है? सलाइन, मतलब के नमकीन,